नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। आज 1857 की क्रांति जिसकी शुरुआत की गई थी बैरकपुर छावनी के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति की बात चल रही है और मंगल पांडे उसकी बैरक छावनी का अगर जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए 1857 की क्रांति के कुछ अहम मुद्दे हुआ करते, जैसे कि इसका प्रतीक चिन्ह, 1857 क्रांति के कारण, इसकी असफलता के कारण। और यहाँ पर एक सबसे अहम मुद्दा ये था कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी उस समय के सैनिकों की, जो कि इंडियंस, जो कि उस समय के हिंदुस्तान वासी, जो कि शांति प्रिय वासी हुआ करते थे, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी उनको विद्रोह करने की। तो ये भी एक अहम कारण हो जाता है कि 1857 की क्रांति क्यों होती, इसके प्रमुख कारण क्या थे। इनमें से एक कारण होता है कि हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि साइक संधि कर ली गई थी हिंदू राजपूत शासकों के द्वारा अंग्रेजों के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूतों ने साइक संधि कर ली थी। अब वो साइक संधि करने का अर्थ ये था कि उन्होंने साइक संधि में कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों का पालन करना था अब राजाओं को और उनकी जनताओं को। ठीक है, अब यहाँ पर कई शर्तें रखी गई। तो शर्तों का अगर हम सीधा सीधा अर्थ समझे तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक रियासत राज्य पर उत्तरदायित्व उन्हें मिल चुका था, प्रत्येक राज्य प्रत्येक रियासत का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब उनका उत्तराधिकार उत्तरदायित्व मिल गया तो उन्होंने क्या है कि उस समय कर्मचारियों का, सैनिकों का क्या किया, शोषण करना शुरू कर दिया, तत्कालीन वहाँ की जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। तो उस शोषण के विरुद्ध कदम उठाने कोई क्रांति कही गई। वहीं पर एक सबसे अहम क्रांति 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख कारण हम देखें तो हम ये लिख भी रहते हैं, प्रमुख कारण। प्रमुख कारण, ठीक है। अब प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरकपुर छावनी, जहां से 1857 क्रांति की शुरुआत की गई। बैरकपुर छावनी, और ये बैरकपुर छावनी पड़ती है कहाँ? यूपी में। कहाँ पड़ती है भाई? ये यूपी में पड़ती है। और बैरकपुर छावनी के एक रेजिमेंट जिसे कहते हैं 34वीं रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी ये? 34वीं रेजिमेंट। और इस 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे। कौन हुआ करते थे? मंगल पांडे, जिनके द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई। अब हम कारण की बात कर रहे हैं तो कारण क्या था? एक्चुअली मैं इससे पहले, मतलब इस 1857 से पहले अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा एक बंदूक यूज किया करती थी, उसे कहते थे ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस बंदूक का ये प्रयोग करते थे। जबकि अब जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अंग्रेज में भी क्या है, नई बंदूक लिया है, और उस नई बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। बस यही फीचर थी एनफील्ड राइफल की। उससे पहले ब्राउन बेस बंदूक यूज किया हुआ करती थी, उसके बाद में एनफील्ड राइफल यूज होने लगी। एनफील्ड राइफल, ऐसा क्या कारण था इस राइफल में जिससे कि इतनी बड़ी क्रांति का जन्म हो गया? तो वो कारण ये था कि एनफील्ड राइफल में कारतूस डाला जाता था। क्या डाला जाता था? कारतूस का प्रयोग किया जाता था। और ये कारतूस है, ये जो कारतूस है, ये कारतूस चर्बी के, इस कारतूस का जो ऊपरी जो आवरण होता था, हम जो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कारतूस का जो ऊपरी जो आवरण होता था वो आवरण चर्बी का बना होता था, पशुओं की चर्बी का। किसका बना होता था? पशुओं की चर्बी का बना होता था। किसका बना होता था? पशुओं की चर्बी का बना होता था। और जैसे कि उनमें दो पशु सबसे अहम थे, एक तो गाय और दूसरा सूअर। एक तो गाय और दूसरा सूअर। तो गाय की जो चर्बी थी, गाय का जो मांस, जो चर्बी उसके कारतूस के आवरण में यूज की गई थी, तो उस गाय की चर्बी से तो प्रॉब्लम होने लगी किन्हें? हिंदुओं को। किन्हें होने लगी? हिंदुओं को। इनसे परेशानी थी। और सूअर की चमड़ी से परेशानी थी मुसलमानों को। किसे थी? मुसलमान संप्रदाय को। अब दोनों संप्रदाय को समस्याएं थी पशुओं की चर्बी का, जिनका यूज किया गया था उस एनफील्ड राइफल में यूज होने वाले कारतूस में। तो ये सबसे अहम कारण रहा किसका? इस क्रांति का। उसके अलावा और भी कई कारण थे, जिनके द्वारा सैनिकों का शोषण करना, कई कारण भी थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस यूज होने वाला था। ठीक है, बैरकपुर छावनी थे, वहां पर अधिकारी हुआ करते थे लेफ्टिनेंट बाग, और वही दूसरे अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल हयूसन।
कौन? लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। तो एक तरफ तो कौन थे? लेफ्टिनेंट बाग, वहीं दूसरे अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। अब इस दोनों अधिकारों ने दबाव बनाया किस पर? मंगल पांडे पर, कि आप इस एनफील्ड राइफल का यूज करो, जबकि मंगल पांडे ने इसके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। एक्चुअली में था क्या कि जो कारतूस था जिसका ऊपरी आवरण गाय व सुअर की चमड़ी से बना हुआ था, चर्बी से बना हुआ था, इससे क्या था कि बंदूक में लोड करने से पहले इसे अपने मुंह से इसकी जो ऊपरी आवरण था उसे निकालना पड़ता था। उनसे प्रॉब्लम हुआ करती, उनसे परेशानी की नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के सैनिकों को इनसे प्रॉब्लम थी। इस तरह क्या था कि मंगल पांडे ने इस एनफील्ड राइफल का विरोध किया। जब विरोध किया तो इनके द्वारा क्या है, उसे सजा दी गई। किनके द्वारा? लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन के द्वारा उन्हें सजा दी गई। तो मंगल पांडे ने गुस्से में क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? इन दोनों की हत्या कर दी। किसने कर दी? मंगल पांडे। समय था 29 मार्च 1857 ईस्वी का, और जब लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को मंगल पांडे ने उनकी हत्या कर दी तो मंगल पांडे को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। और उसके बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दी गई। किसे दी गई? मंगल पांडे को। अब ये जो चिंगारी थी वो आग का रूप ले चुकी थी, क्योंकि मंगल पांडे जिन्हें क्या कि फांसी दे दी गई। जब दे दी गई तो ये क्रांति अब भड़कने लग गई थी। अब क्रांति जा पहुंचे कहाँ पर? मेरठ में। कहाँ चली गई? मेरठ में, जो कि दिल्ली की मेरठ छावनी। कौन सी छावनी? दिल्ली की मेरठ छावनी। और यहाँ पर एक सैनिक हुआ करते थे, बख्त खान। कौन हुआ करते थे? बख्त खान, जिन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को क्या कर दी? क्रांति कर दी। क्या कर दी? क्रांति का बिगुल बजा दिया, और वो भी कहाँ पर? मेरठ छावनी में। इस तरीके से ये भारत की जो क्रांति 1857 क्रांति की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। जो इसका प्रमुख कारण था वो ये था कि 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे जो कि वहाँ सैनिक हुआ करते थे, तो इससे पहले क्या था कि यहाँ पर ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में नई टेक्नोलॉजी के साथ एनफील्ड राइफल लाई गई, और इस एनफील्ड राइफल में कारतूस का यूज होता था। जो कारतूस का जो ऊपरी आवरण था वो बना हुआ था किसका? गाय व सुअर की चर्बी का। अब गाय की चर्बी से तो प्रॉब्लम किसी थी? हिंदुओं को, और वहीं मुसलमानों को परेशानी थी सुअर की चर्बी। क्योंकि एक्चुअली में था क्या है, एनफील्ड राइफल में जब वो कारतूस लोड करना था तो कारतूस लोड करने से पहले उसे अपने मुंह से उसका आवरण निकालना पड़ता था। तो इस बात से प्रॉब्लम थी इन दोनों समुदाय के सैनिकों को। तो इन्होंने क्या था, इसी समय यहाँ पर मंगल पांडे हुआ करते हैं 34वीं रेजिमेंट सैनिक बैरकपुर छावनी के, जिनके ऊपर दबाव बनाया गया उस समय के सैनिक अधिकारी द्वारा। लेकिन यहाँ पर मंगल पांडे ने कड़ा विरोध किया किसका? एनफील्ड राइफल का। जब कड़ा विरोध किया गया तो सैन्य अधिकारी द्वारा उसे मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। तो मंगल पांडे ने क्या किया, वहाँ उस समय तत्कालीन जो ऑफिसर्स हुआ करते जैसे लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। कब की? 29 मार्च 1857। हालांकि हम कह सकते हैं कि क्रांति की शुरुआत हो गई 29 मार्च 1857 ईस्वी को, और इसके बाद में मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई। इतने से ये कार्य के लिए मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अब ये चिंगारी बन चुकी है, एक ने विरोध किया, अब सैकड़ों विरोध करेंगे, तो क्यों ना इस चिंगारी को दबा दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने मंगल सजा सुना दी ताकि अदर जो सैनिक डर जाए। लेकिन हम हिंदुस्तानी थे, डरने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से दोबारा मेरठ के अंदर 10 मई को फिर से ये चिंगारी भड़की और बख्त खान ने उस एनफील्ड राइफल का विरोध कर दिया, और 10 मई 1857 को ये क्रांति फिर से भड़क गई। तो मतलब पहले ये बैरकपुर में, उसके बाद मेरठ की छावनी में ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरे भारत में 1857 की क्रांति भड़क चुकी थी। जब पूरे भारत का जिक्र हो रहा है तो राजस्थान इससे छूता कैसे रह जाएगा? तो राजस्थान में भी क्या 1857 की क्रांति का जिक्र, या हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया गया था प्रत्येक सैनिक छावनी के अंदर। अब इस क्रांति इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया कमल का फूल और रोटी। क्या रखा गया? कमल का फूल और रोटी, इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया इस क्रांति का। इसके कारण क्या थे? ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का यूज होना, उस पर यूज होने वाले कारतूस की जो आवरण था उस पर गाय और सूअर की चर्बी का होना, और वहीं अगर हम बात करें इसका प्रतीक चिन्ह तो क्या था? कमल का फूल और रोटी। क्या था? कमल का फूल और रोटी। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत किस तरह की गई,
कहाँ की गई, तो देखो जाहिर सी बात है कि सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया जाएगा वो सैनिक छावनी यानी कैंट, सैनिक कैंट के अंदर की जाएगी। तो उसी तरीके से हम जिक्र करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में इसका किस तरह इसकी शुरुआत की गई। तो हम थोड़ा सा एक तरफ इस तरह देख लेते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में हमने देखा था कि सहायक संधि के तहत उसके बाद में 1832 ईस्वी में एजीजी का ऑफिस सेट किया गया, एजीजी को एक पद नियुक्त किया गया। और जो प्रथम एजीजी थे वो तो थे मिस्टर लॉकेट, हमने पिछले क्लास में देखा भी था। और इस 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस जो कि क्या थे? एजीजी थे। और एजीजी के बाद में जो सेकंड पोस्ट होती थी वो क्या होती थी? पॉलिटिकल एजेंट की। किसकी होती थी? पॉलिटिकल एजेंट की। अब संपूर्ण राजस्थान का तो एक एजीजी बना दिया गया, वो कौन था इस समय? पैट्रिक लॉरेंस था। और जिसका ऑफिस इसको पहले तो क्या था 1845 तक अजमेर में थे। और अजमेर के बाद जब ये कह सकते हैं गर्मी, इसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि विद्रोह जो था वो ज़्यादा हो गया था, तो इनका ट्रांसफ़र करके कहाँ रख दिया गया? आबू में इनका ऑफिस बना दिया गया। कहाँ बना दिया गया? आबू पर इनका ऑफिस बना दिया गया। वहीं दूसरा कारण ये भी था कि हमारे राजस्थान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पैट्रिक लॉरेंस जो कि अंग्रेज व्यक्ति गर्मी सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसने क्या किया कि अपने ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया 6 महीने के लिए। तो 6 महीने तो ये रहते थे कहाँ पर? अजमेर में। और 6 महीने कहाँ रहते थे? आबू पर। अब जिस समय 1857 की क्रांति थी उस समय यहाँ के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और ये उस समय कहाँ पर थे? आबू पर्वत पर। हम कह सकते हैं आबू पर इनका ऑफिस था और उस समय ये आबू ऑफिस में थे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से स्टेट में थे। ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं आमेर रियासत की। किसकी बात करते हैं? आमेर रियासत की। तो आमेर रियासत में शासक तो हुआ करते थे कौन? राम सिंह। कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। और वही बात अगर पीए की करें तो पीए हुआ करते थे कौन? मेजर ईडन। कौन हुआ करते थे? मेजर ईडन। ठीक है, पीए कौन हुआ करते थे? मेजर ईडन, जो कि कहाँ के थे? आमेर के। ठीक है, और शासक इस समय कौन है? राम सिंह। कौन है? राम सिंह। ठीक है, वही अगर हम बात करें कोटा की, किसकी बात करें हम? कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा जो है, कोटा के इस समय शासक हुआ करते थे राम सिंह सेकंड। कौन हुआ करते थे? राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पर कौन थे? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन, जो कि कोटा के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। वही अगर हम बात करें मारवाड़ की, हम किसकी बात करें? मारवाड़ स्टेट की। तो मारवाड़ राज्य में शासक तो हुआ करते थे कौन? तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह थे। ठीक है, तखत सिंह। और यहाँ पर जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट वो थे कौन? मैकमोसन। कौन थे? मैकमोसन। कौन थे? मैकमोसन। वहीं अगर हम बात करें मेवाड़ क्षेत्र की, हम किसकी बात करें? मेवाड़ क्षेत्र की। किसकी बात करें? मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में यहाँ जो शासक तो हुआ करते थे कौन? तत्कालीन स्वरूप सिंह। कौन हुआ करते थे? स्वरूप सिंह। कौन थे शासक यहाँ के? स्वरूप सिंह। और अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो थे कौन? सावर्स। कौन थे? सावर्स। कौन थे? सावर्स थे। कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। वहीं यहाँ पर हम बात कर लें अजमेर की, किसकी बात कर लें? अजमेर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो अजमेर जो है, अजमेर जो कि एजीजी का ऑफिस है, क्या है? एजीजी का ऑफिस है। वहीं अगर आबू की बात करें तो आबू में भी क्या है? एजीजी का ऑफिस है। क्या है? एजीजी का ऑफिस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा मारवाड़ के तखत सिंह और मेवाड़ के स्वरूप सिंह, हमने चारों जो सबसे इंपॉर्टेंट हमसे कई बार पूछे गए उनके बारे में देख लिया। वहीं अगर हम बात करें तो भरतपुर के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के समय शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह। कौन हुआ करते थे? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट इस समय हुआ करते थे इनके मोरी
स्टेशन, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा कि 1832 ईस्वी में एजीजी का ऑफिस फिक्स किया गया, जो कि कंट्रोल कर सके साइक संधि होने के बाद उनके उस समय के तत्कालीन शासकों को, ठीक है। तो इसी एजीजी के बाद में कुछ पॉलिटिकल एजेंट भी हुआ करते थे, जो प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में रहा करते थे। तो वहीं पर आमेर जो थे, आमेर के उस समय शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर ईडन, ठीक है, जो अंग्रेजों से यानी एजीजी का असिस्टेंट हुआ करता था। एजीजी से कॉन्टेक्ट रखता था कौन? जो उस समय के पॉलिटिकल एजेंट थे राज्यों के। और वहीं पर एजीजी कॉन्टेक्ट रखता था किससे? गवर्नर जनरल। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, हमने कल पिछली क्लास में देखा भी था, ठीक है। वही अगर हम बात करें भरतपुर, तो भरतपुर के शासक इस समय थे कौन? जसवंत सिंह, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। वही अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा के उस समय शासक थे राव राम सिंह सेकंड, ठीक है। वही पॉलिटिकल एजेंट कौन थे इनके? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। वही अगर मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स। वही अगर हम बात करें मारवाड़, तो मारवाड़ के शासक कौन थे? तकत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैगमोसन, सॉरी। अगर वही अगर अजमेर और आबू की बात करें तो ये एजीजी का ऑफिस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एजीजी का ऑफिस हुआ करता था, ठीक है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 18 सतन की क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था? या हमसे पूछ लिया जाता है उस समय 18 सतन क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो सावर्स था। तो ये क्वेश्चन इनके आंसर हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तत्कालीन सैनिक छावनियों के बारे में किन की बात करें? तत्कालीन यानी 18 सतन क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ। तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य थी वो 6 थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। हम को थोड़ा इस तरह समझेंगे। ए नन्नी ब्याह देखें, ए नन्नी ब्याह देखें, ठीक है। अब ऐसे रहेगा एरिनपुरा। क्या रहेगा? एरिनपुरा, ठीक है, एरिनपुरा। वही अगर हम न की बात करें तो न से हो जाएगा नसीराबाद। क्या हो जाएगा? नसीराबाद। वही अगर हम नी की बात करें तो नी से है नीमच। क्या है? नीमच। वही अगर ब्या की बात करें तो ब्या से बन जाएगा ब्यावर। वही अगर दे की बात करें तो दे से हो जाएगा देवली। और अगर हम खे की बात करें तो खे से हो जाएगा खेरवाड़ा। क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सैनिक छावनी राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियाँ कितनी हुआ करती थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो ए नन्नी ब्याह देखे हमने ट्रिक देखी, उस ट्रिक से 6 सैनिक छावनियाँ हमें याद हो चुकी है। तो ए से एरिनपुरा जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि ए से एरिनपुरा जो कि पाली में पड़ता है। नसीराबाद जो कि उस समय कौन सी रियासत में थे? अजमेर कमिश्नरी क्षेत्र में आता था। ये अजमेर कमिश्नरी क्षेत्र में आता था। क्या? नसीराबाद। अगर नीमच की बात करें तो नीमच था एमपी में। कहाँ आता था? एमपी में। लेकिन जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत में आता था उस समय। मध्य प्रदेश के नीमच तक का क्षेत्र, यानी 18 सतन के क्रांति के समय नीमच तक मेवाड़ रियासत फैली हुई थी। ब्यावर जो है वो भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? अजमेर कमिश्नरी क्षेत्र में आता था, ठीक है। देवली का हमें पता है इसी। देवली कहाँ है? टोंक। कहाँ पड़ती है सैनिक छावनी? टोंक डिस्ट्रिक्ट, जो वर्तमान का टोंक डिस्ट्रिक्ट है उस समय टोंक राज्य में। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है ये सैनिक छावनी? कहाँ थी? उदयपुर में थी। उस समय राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। तो उसकी हमने ट्रिक देखी। ट्रिक थी ए नन्नी ब्याह देखें। तो ए से तो हो गया क्या? एरिनपुरा। न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से राज्य में आती। तो एरिनपुरा पाली में, नसीराबाद अजमेर में, नीमच मेवाड़ तक 11 में वर्तमान में एमपी में थी, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक राज्य में, खेरवाड़ा उदयपुर राज्य में। तो अगर पाली की बात करें तो पाली ये मारवाड़ राज्य में पड़ता था। मतलब यहाँ के शासक कौन थे? तकत सिंह। तो अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि एरिनपुरा के उस समय शासक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ क्षेत्र में ही आ रहा है। तो मारवाड़ राज्य के उस समय शासक कौन थे? तकत सिंह थे। तो तकत सिंह ही एरिनपुरा के शासक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सैनिक छावनियां हमने देख ली, हमने पॉलिटिकल एजेंट देख लिए, उस समय के तत्कालीन राज्य के शासक देख लिए, हमने एजीजी के बारे में देख लिया, ठीक है। अब